राजनाथ सिंह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी में नए अध्यक्ष की खोज जोर शोर से चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं ने बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के नाम पर सहमति जताई है। आरएसएस ने भी अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर मंजूरी दे दी है और माना जा रहा है कि बजट सत्र के पहले कभी भी अमित शाह की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो सकती है। આ ચૂંટણીમાં પાર્ટીને જે ઘણા બધા લાભ થયા છે એમાં એક લાભ અમિત શાહ નામનો એક કાર્યકર્તા દેશને મળ્યો છે। बीजेपी की भगवा सियासत में अगर समर्थकों को नरेंद्र मोदी में भगवान नजर आए तो राजनीति के इस भगवान के लिए अमित शाह किसी हनुमान से कम नहीं, जिसने बीते 30 साल में अपना हर पल हर क्षण नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर गुजार दिया। बदले में मोदी ने और मोदी की बीजेपी ने जो कुछ भी दिया उसे प्रसाद मानकर मंजूर कर लिया। तस्वीरें गवाह हैं। राष्ट्रपति भवन में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे उस वक्त भी मोदी के शाह शपथ ग्रहण के बंदोबस्त पर पैनी निगाह गड़ाए थे। हर मेहमान को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ आसन तक पहुंचा रहे थे। खुद सत्ता के शिखर पर चमकने की आकांक्षा नहीं पाली। नरेंद्र मोदी को शिखर पर देखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और मेरी पार्टी बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से चलाती है हर 3 साल में। इसलिए मेरी पार्टी में बोलने की स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है, अपना मत रखने की स्वतंत्रता है। निर्णय होने के बाद मेरी पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरती। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली में यूं ही अमित शाह का नाम शुमार नहीं है। सियासत में जब हर कोई खुद की जगह तलाशने में ही अलमस्त है, अमित शाह ने हमेशा साहेब की मर्जी को ही तवज्जो दी। संगठन की सफलता के लिए अपना सब कुछ दांव पर बिछा दिया। अमित शाह के समर्थक नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अमित शाह को बैठा देखना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने कभी भी ये संकेत नहीं दिया कि वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। यूपी की 73 सीटों पर प्रचंड जीत दिलाने के बावजूद अमित शाह ने कभी भी उम्मीद नहीं पाली कि वो भी मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बड़ी ही विनम्रता से अमित शाह ने पहले की तरह ही अपना भविष्य मोदी समेत बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं के हाथ में छोड़ दिया। 26 मई को आयोजित शपथ ग्रहण में मोदी के मंत्रिमंडल के चेहरों के सामने आने के पहले तक कयास थे नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देंगे, लेकिन अमित शाह का नाम मंत्रियों की सूची से नदारद दिखा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के रणनीतिकारों ने उनके लिए दूसरी भूमिका के बारे में पहले ही सोच लिया था। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अध्यक्ष पद से राजनाथ सिंह की विदाई की तारीख भी तय हो गई, लेकिन नए पार्टी अध्यक्ष की खोज होने तक राजनाथ सिंह को अध्यक्ष पद पर बने रहने को कहा गया। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने करीब बीजेपी अध्यक्ष के लिए अमित शाह के नाम पर मंजूरी दे दी है। आरएसएस के बड़े नेताओं ने भी बीजेपी अध्यक्ष के लिए अमित शाह के नाम पर मुहर लगा दी है, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल में कभी कोई गड़बड़ी न हो। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के त्याग पत्र के साथ ही अमित शाह की बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो जाएगी। इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर मंथन चला था। अध्यक्ष पद की दौड़ में हिमाचल प्रदेश से बीजेपी नेता जगत प्रकाश नड्डा, राजस्थान के बीजेपी नेता ओम माथुर के नामों पर भी बीजेपी के भीतर सहमति बनाने की कोशिशें हुई। हालांकि दोनों चेहरों में करिश्माई नेतृत्व के अभाव ने खुद ही अमित शाह के लिए रास्ता मुफीद कर दिया। इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी नेताओं ने करिश्माई संगठनकर्ता की जरूरत पर जोर दिया। कहते हैं कि 25 जून को नरेंद्र मोदी के साथ अरुण जेटली, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की बैठक में अमित शाह के नाम पर मुहर लग गई, जिनकी काबिलियत की तारीफ चुनाव जीतने के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने कई बार की। ये अमित शाह ही थे जिन्होंने यूपी में विपक्ष की सारी किलेबंदी को अपने रणकौशल और मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने के अचूक फैसले से धराशायी कर दिया। साफ है, जैसे बीजेपी की सियासत नरेंद्र मोदी के बगैर अधूरी हो चुकी है, वैसे ही नरेंद्र मोदी के राजनीतिक मिशन के लिए अमित शाह भी अनिवार्य जरूरत बनकर खड़े हो चुके हैं।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उनके सबसे बड़े सिपहसालार अमित शाह की भूमिका में बदलाव की बुनियाद तैयार हो गई थी। अब कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अध्यक्ष पद पर अमित शाह की ताजपोशी होगी और कब सत्ता के हिसाब से संगठन का नया ढांचा खड़ा होगा। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। गुजरात के एक बड़े रईस कारोबारी जैन परिवार में पैदा हुए अमित शाह की सियासी किस्मत नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही जगी। कहते हैं कि मोदी और अमित शाह पहली बार अहमदाबाद की आरएसएस शाखा पर मिले तो उसके बाद ऐसे जुड़े मानो बीते कई जन्मों से रिश्ता जुड़ा हो। मोदी के मुख्यमंत्री बनने से प्रधानमंत्री बनने तक हर पन्ने पर अमित शाह की छाप साफ दिखाई देती है। सियासत के सफर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का कायल आज हर कोई बन चुका है। मोदी के भरोसे को अमित शाह के जरिए नया मुकाम मिला है, क्योंकि मोदी का जो सिक्का गुजरात में चला, उसी सिक्के ने मोदी के लिए यूपी की राजनीति में नई इबारत लिख दी। मोदी राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर धूमकेतु की तरह चमक रहे हैं, तो उनके सबसे बड़े रणनीतिक सहयोगी की जिंदगी का मानो सबसे बड़ा मिशन पूरा हो चुका है। वो मिशन जिसके लिए अमित शाह ने अपनी जवानी, जिंदगी का हर पल, हर पन्ना मोदी के नाम कुर्बान कर दिया। तो जब भी नरेंद्र मोदी के अपने पॉलिटिकल करियर में जब भी क्राइसिस आए या कभी भी प्रॉब्लम्स आए, तो अमित शाह हमेशा एक बहुत बड़ा छाया बन के उनके साथ रहे। अमित शाह की खासियत यही है कि वो एक संगठन का बहुत माहिर आदमी है, और जब उन्होंने यूपी में जो काम कर दिखाया तो स्ट्रेटेजी मेकर के हिसाब से पास हो गए, पास नहीं हो गए, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास हो गए, तो उसका कद बहुत बड़ा हो गया और वो ऑल इंडिया कक्षा का एक लीडर बन गया। लोकसभा के सियासी रण में जमकर अमित शाह ने पसीना बहाया। यूपी का प्रभारी बनने के बाद गांव, शहरों की धूल फांकी, मेहनत के जरिए सियासत में नया मुकाम हासिल किया। चुनावी युद्ध में वार प्रतिवार हुए तो अमित शाह ने उसी तरह खुद पर मुकदमे झेले, जैसे वो गुजरात में मोदी के लिए सुरक्षा कवच बनकर उभरे। यूपी की राजनीति में तलवार की धार पर चलकर अमित शाह ने मोदी की हवा को जन भावनाओं के उस प्रचंड तूफान में तब्दील कर दिया, जो राम मंदिर आंदोलन की प्रचंड लहर में भी नहीं देखा गया। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? आग पर चलकर यूपी में मोदी की आकांक्षाओं को अमित शाह ने परवान चढ़ाया। 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कुशल उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार की। बीजेपी में अंदर खाने पिता के साथ बेटों की पलने वाली सियासत पर लगाम लगाई। यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं की हर रणनीति की लोकसभा स्तर पर काट तैयार की। प्रत्याशियों के चयन में कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी। आरएसएस के रणनीतिकारों के हर निर्देश पर अमल किया। मोदी की प्रचार रणनीति को पूरब से पश्चिम तक ऐसा गूंथा कि विरोधियों के सारे दांव, चारों खाने चित हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनेगा, भारतीय जनता पार्टी को आगे ही ले जाएगा। जहां तक अमित शाह जी के बनने का प्रश्न है, अभी घोषणा हो जाए, निर्णय हो जाए, तब हम इसको स्वीकार करेंगे। यूपी में मरणासन बीजेपी को मोदी की हवा में संजीवनी देने का काम अमित शाह ने भरपूर किया, तो अपनी संगठन कुशलता को भी गुजरात के बाहर साबित कर दिया कि यूं ही वो नरेंद्र मोदी की नजरों के नूर नहीं है। मोदी अगर उन्हें अपना सबसे करीबी मानते हैं, उनकी हर बात पर भरोसा करते हैं, तो इसके पीछे अमित शाह का अथक परिश्रम और राजनीति में हर पल बदलने वाले घटनाक्रम की सटीक विश्लेषण की कुशलता ने अमित शाह को मोदी की सबसे बड़ी जरूरत बना दिया है। नरेंद्र मोदी के दिमाग की केमिस्ट्री वो अमित शाह ठीक से जानते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। नरेंद्र मोदी सिर्फ आंख ऐसे घुमाएंगे तो अमित शाह को पता चलता है कि इनको क्या काम करवाना है, कौन सा पॉलिटिकल रीजन और कौन से पॉलिटिकल डिसीजन पे हमें जाना है। मोदी जी सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने होम मिनिस्ट्री का सबसे अहम माने जाने वाला पोर्टफोलियो दिया।
वैसे आप थोड़े और पास्ट में जाइए तो सालों से वो मोदी जी के साथ जुड़े हुए थे। मोदी जी का बहुत विश्वासु आदमी माने जाने वाला चाहते थे, और जब उसको होम मिनिस्ट्री दी गई तब से यह भी प्रूव हो गया कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गुजरात को बीजेपी के गढ़ में तब्दील किया, तो इस जोड़ी के बनने की कहानी भी जानकार सुनाते हैं। शुरुआत अहमदाबाद की संघ शाखा से होती है। जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रचारक अहमदाबाद के मानसा जाते थे, वहीं करीब 35 साल पहले अमित शाह से मोदी की मुलाकात हुई। तब मोदी 30 साल के थे और अमित शाह करीब 15 साल के। मोदी बेहद गरीब परिवार से निकलकर बतौर आरएसएस प्रचारक जिंदगी बिता रहे थे। इधर अमित शाह के घर में बचपन से ही लक्ष्मी मेहरबान थी। मानसा के संपन्न कारोबारी जैन परिवार में अमित शाह का जन्म हुआ। उनके पिता अनिल चंद्र शाह का कारोबार अमेरिका से अहमदाबाद तक फैला हुआ था। अमित शाह की असल राजनीति कॉलेज जीवन से शुरू हुई, जहां नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। नव गुजरात कॉलेज में पढ़ाई के वक्त कांग्रेस छात्र संगठन से जुड़े नरहरि अमीन से अक्सर अमित शाह की सियासी टक्कर हुई, जो बाद में गुजरात क्रिकेट संघ पर कब्जे को लेकर और तीखी हो गई। जब अपने कॉलेज काल में थे, नव गुजरात कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब से ही उसको राजनीति का लगाव था। वो ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े हुए थे। उस वक्त कांग्रेस का जो नरहरि भाई अमीन है वो GS थे, और उसके सामने वो अपनी जगह बना रहे थे, और तब से ही वो भाजपा के जो विचारधारा है उसके रंग में रंगे आगे चले गए। दिमागी तौर पर बचपन से ही बेहद तेज अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री में स्नातक परीक्षा पास की, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से ही उनके दिमाग में सियासी केमिस्ट्री बैठ चुकी थी। 1984 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने बीजेपी का काम करने को कहा, तो अमित शाह ने भी मोदी को अपने मन की बात बता दी। लिहाजा मोदी ने उस वक्त के बीजेपी नेता शंकर सिंह वाघेला के जरिए अमित शाह को अहमदाबाद की बीजेपी यूनिट में सक्रिय कर दिया। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली। नरेंद्र मोदी जब भी संकटों से घिरे, जब भी समस्याओं से घिरे, एक वफादार सिपाही की तरह अमित शाह ने संकटों का खुद ही आगे बढ़कर सामना किया। अपने नेता के सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दी। गुजरात में फर्जी मुठभेड़ के आरोपों पर वो जेल भी गए। बावजूद इसके हर चुनौती की आग में तपकर वो और ज्यादा ताकतवर बनते चले गए। यूपी में लोकसभा की जीत ने उन्हें बीजेपी का नया नायक बना दिया है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति की शुरुआत में यानी कि 80 के दशक में ही अमित शाह में ऐसे वफादार सिपाही की पहचान कर ली थी, जिसमें नेता के लिए कुछ भी कर जाने का जुनून था। हर साजिशों को मात देने के लिए दिल से दिमाग तक गजब का जज्बा कूट कूट कर भरा था। जिसे संगठन के मित्र और शत्रु की पहचान थी, जो खुद की कमियों को पहचान कर उसे दूर करना भी जानता था। 90 के दशक में अमित शाह ने गुजरात कोऑपरेटिव से कांग्रेस का वर्चस्व खत्म कर सियासी पारी शुरू की, और देखते ही देखते पार्टी में हर किसी के चहेते नेता बन गए। कि गुजरात के अंदर जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो बहुत ही वकदार सेक्टर माना जाता है, और कई सालों से उसके पर कांग्रेस का पकड़ थी, और बहुत अच्छी तरह से पकड़ थी। बहुत सी ऐसी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं जिसके पर कांग्रेस अपना कब्जा रखे हुई थी। उसमें भी उन्होंने एक के बाद एक करके कब्जा लेना शुरू कर दिया। अहमदाबाद और गांधीनगर में बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव लड़ने के वक्त भी अमित शाह को ही नरेंद्र मोदी ने आगे किया। 1996 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी गांधीनगर से भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, तो चुनाव का पूरा संचालन अमित शाह ने ही संभाला था। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी के हर चुनाव में अमित शाह ही अगुवा बनाए जाने लगे। जब भी नरेंद्र मोदी को कुछ भी काम करवाना है गुजरात में, तो हमेशा उन्होंने अमित शाह के द्वारा ही पॉलिटिकल जो भी रिजल्ट आना थे वो ला दिए। जैसे कि सबसे पहले तो जब गुजरात में गांधीनगर सीट से LK आडवाणी जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आडवाणी जी को गांधीनगर में कौन सा गांव कहाँ है, कौन सा रास्ता कहाँ है, कौन से कास्ट का समीकरण क्या है, कुछ पता नहीं था। ये सब की जानकारी तो सिर्फ अमित शाह के ही पास थी, और अमित शाह की वजह से हमेशा पूरा कैंपेन मैनेजर
तो अमित शाह थे। जब भी अडवाणी जी जीते तो उसके पीछे जिसकी अगर किसी का भी दिमाग था तो हमेशा वो अमित शाह का था। तो नेचुरली वो उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्किल थी। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह की सियासी केमिस्ट्री 90 के दशक में ही तैयार हो चुकी थी। हर मोर्चे पर जहां भी चुनौतियां आती, मोदी के लिए अमित शाह ही हनुमान बनकर खड़े होते। अमित शाह का असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी को गुजरात की बजाय उत्तर भारत के राज्यों की कमान सौंपी गई, लेकिन अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी के बावजूद गुजरात के बड़े नेताओं के बीच तालमेल बैठाकर काम शुरू कर दिया। साल 1995 में नरेंद्र मोदी को गुजरात से दूर करने में मोदी विरोधियों को सफलता हाथ लग गई। मोदी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। उत्तर भारत के 5 राज्यों का प्रभार उन्हें सौंपा गया, लेकिन वो पल भर के लिए भी खुद को गुजरात के राजनीतिक घटनाक्रम से दूर नहीं कर सके, जहां कुर्सी के लिए शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के गुटों के बीच विकट संघर्ष शुरू हो गया। इस घमासान में गुजरात बीजेपी का विधायक दल कई बार टूटा और भारी कलह का शिकार बना। कहते हैं कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के इस घमासान में अमित शाह हर पल की सही रिपोर्ट नरेंद्र मोदी और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचाते थे, जिसने बाद में मोदी की गुजरात वापसी की राहें आसान कर दी। उन दिनों में जब नरेंद्र मोदी कुछ 7 साल से ज्यादा समय तक जब गुजरात के बाहर रहे, तो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी रहने वाले जो 2-3-4 जो पॉलिटिशियन गुजरात में थे, खास करके गांधीनगर और अहमदाबाद में, उसमें अमित शाह उनके बहुत करीबी थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अमित शाह को सबसे कम उम्र में गृह राज्य मंत्री होने का सम्मान हासिल हुआ। अमित शाह मोदी के बाद गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। सरखेज विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतकर उन्होंने विधायकी पारी शुरू की। मोदी ने सरकार के हर अहम फैसले में अमित शाह की सलाह अनिवार्य की। उन्हें 90 से ज्यादा कमेटियों में जगह दी। 10 से ज्यादा विभाग भी सुपुर्द कर दिए गए। हालांकि बाद में ऐसे विवाद भी अमित शाह से जुड़े जिसने पूरी भारतीय राजनीति को हिला कर रख दिया। इशरत जहां, कौसर भी, तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ के आरोप अमित शाह पर लगे। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें 2010 में मंत्री पद छोड़ना पड़ा, यहां तक कि वो गिरफ्तार कर लिए गए। साबरमती सेंट्रल जेल में 3 महीने गुजारने के बाद उन्हें जमानत मिली, लेकिन उन्हें तड़ी पार होना पड़ा। अदालत ने उनके गुजरात में रहने पर ही रोक लगा दी। अमित शाह जेल से तो निकल गए, लेकिन आरोपों की वजह से अदालती चक्करों और सीबीआई के भयानक भंवर में उनकी सियासी गाड़ी इस कदर फंस चुकी थी कि सारा राजनीतिक जीवन ही अंधेरे में तब्दील हो गया था। रास्ता दिखता नहीं था। उम्मीद की किरण अगर कोई था तो बस नरेंद्र मोदी, जो खुद भी जांच एजेंसियों के रडार पर थे। एसआईटी के फंदे से किसी तरह बच निकले थे, लेकिन आरोपों का चक्रव्यूह इस कदर घूम रहा था कि दर्जनों अफसर जेल की सलाखों के भीतर जा चुके थे। और कब कौन जेल के पीछे होगा, इन आशंकाओं ने गुजरात की पूरी ब्यूरोक्रेसी को हिला कर रख दिया था। जो आदमी ताकतवर होता जाता है उसके साथ विवाद तो उसकी अंगुली पकड़ के आता ही है। जिस तरह से एनकाउंटर का विवाद आया, वो कुछ समय जेल में भी गए। बहुत से ऐसा, और होम मिनिस्ट्री गुजरात में पोर्टफोलियो ही ऐसा है कि होम मिनिस्टर हमेशा विवाद में रहते हैं, क्योंकि जो सेंसिटिव बाबतें हैं वो उसके साथ ज्यादातर संबंधित होती है। गुजरात की सियासत में आरोपों के इस भूचाल के बावजूद न मोदी ने हिम्मत हारी और न ही अमित शाह से दूरी बनाई। गुजरात विधानसभा में लगातार जीत ने दोनों का हौसला कायम रखा और आरोपों के झंझावात ने ही दिल्ली यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जे के लिए रास्ता तैयार कर दिया। मोदी ने अमित शाह समेत गुजरात सरकार पर लगाए गए हर आरोप को जनता के बीच मुद्दा बनाकर तमाम विवादों के बीच लोकप्रियता के चरम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को प्रूव भी कर दिया है। तो अब लगता है कि एक इस तरह से माहौल बन गया है कि सिर्फ उसकी जाहिरात होनी ही बाकी है। लोकसभा की जंग में जनता का भरोसा जीतकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सियासी जोड़ियों में अहम मुकाम हासिल कर लिया है। सरकार के जरिए जनता की उम्मीदों को मोदी नए पंख लगाने में जुट गए हैं। तो माना यही जा रहा है कि अमित शाह भी संगठन की कमान हाथ में लेकर हर राज्य में यूपी की तरह कमल खिलाने जल्द निकलेंगे।